हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक ऐसी वीडियो के अंदर जहां पर हम चर्चा करेंगे एक क्वार्टरली रिजल्ट की, साथ में एनुअल रिजल्ट की। और कंपनी का नाम है डिवीज़ लैब। डिवीज़ लैब देखिएगा, आप डिस्क्लोज़र, मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है और हमारी जो अपने चित्र परिचित हैं उनके साथ भी सेम पोजीशंस जो है। तो देखिएगा, जैसा आप लोग जानते हैं कि डिवीज़ लैब ने पिछले महीने की एक्सपायरी में काफ़ी बुरे तरीके से मंदड़ियों को या मंदी करने वालों को या जिनकी मंदी की पोजीशन थी उनको फंसाया था। और वहाँ पर भी मैंने अपनी एक राय व्यक्त की थी, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पजेज, कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऊपर के लेवल पर एग्रेसिव मंदी बड़े प्लेयर्स बनाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स अभी इतने अच्छे नहीं हैं जो शेयर प्राइस से मैच करें। तो मुझे एक ही बात समझ में आ रही थी और वो मैंने कही थी कि फंडामेंटल्स जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं जितने की शेयर प्राइस अच्छे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मंदी की पोजीशंस बनाना जो है हमें लगता है कि ठीक रहता है। तो वही जो है चर्चा मैंने आपके साथ की थी कि क्यों इस तरीके की मंदी की पोजीशंस बनानी ठीक है। सेम पोजीशंस हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा हिस्सा हम उसमें से ले भी चुके हैं, प्रॉफिट में भी। और अभी मुझे इस शेयर्स के बारे में बस यही लगता है कि जब सोमवार को बाज़ार खुलेंगे तो खुलते के साथ मेरा जो अपना आकलन है वो ये है कि 3000 के नीचे, यानी कि जो पहला बाज़ार का जो इंडिकेशन होगा, मुझे लगता है कि डिवीज़ लैब को 3000 के नीचे धकेल देगा। और अगर 3000 के नीचे नहीं धकेलेगा तो फिर मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक और फर्दर अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम थोड़ी मंदी की पोजीशंस और बना सकते हैं, अगर किसी भी कारण से 3000 के ऊपर ये शेयर खुलता है तो। और डिवीज़ लैब ने 30 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो मंदी करने वाले को वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 रुपये तो डिविडेंड एडजस्ट होगा, हालांकि अभी नहीं है, वो आगे चल के आएगा, उसकी डेट अनाउंस होगी बाद में। आप कहेंगे कि सर रिजल्ट के बारे में तो चर्चा की नहीं, आपने पहले प्राइस एक्शन की बात कर दी, तो आप समझ ही गए। तो देखिएगा, सबसे पहले आप 31/3/2022 वाले क्वार्टर में क्या सेल हुई थी वो समझिए। रुपीज़ लैक्स के अंदर है और लैक्स के अंदर हैं, तो हम इसको करोड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2518 करोड़ की सेल थी, घटकर सेल होगी 1950। सीधी सी बात है, 550 करोड़ से ज़्यादा की सेल घट गई, 568 करोड़ की सेल साफ, तकरीबन 20% हिस्सा सेल का गया। टॉप लाइन 20% साफ डी ग्रोथ। शेयर अभी भी 40 के पी पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अब शायद 40 के पी के लिए डिज़र्व नहीं करता है, जिस तरीके से पिछले 3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस है। तो जो कोविड वाला बेनिफिट था ये कंपनी ले चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि अब वो बेनिफिट शायद इसको दोबारा से अभी मिलने वाले हैं। और मुझे इस कंपनी में और इस तरीके की और कंपनी से एक और दूसरा झटका लगता हुआ लग रहा है, वो ये कि जहाँ इन्होंने एक्सपेंशन में पैसे डाल रखे हैं उस एक्सपेंशन के सामने डिमांड नहीं आ रही है। जो एक्सपेंशन करा दिया, मतलब आपने पैसे लगा दिए और पैसे लगा दिए, फैक्ट्री चलने के लिए तैयार है, लेकिन माल बनाओगे तो बेचोगे किसको? तो वो सेल वाला, मतलब टॉप लाइन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि जब भी बहुत सारी ड्रग्स पेटेंट की कैटेगरी से बाहर होंगी तो भैया ठीक है ना, तो फिर एपीआई क्यों लेना है? वो कंपनी अभी तो एपीआई बना रही है। तो जो बाकी जेनरिक कंपनीज़ हैं वहाँ पर हम बुलिश हैं, हम इतनी महंगी वैल्यूएशंस पर क्यों फोकस करेंगे? शेयर्स में अगर करेक्शन आ जाती है 700-800 रुपये की, तब हम दोबारा से सोच सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, टोटल इनकम में 2570 से घटकर 2016 है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 20% का ही डाउनफॉल है। अब खर्चों की बात कर रहा था मैं, खर्चे अलग अलग नहीं करता, मैं सीधे एक ही बार खर्चों की बात करता हूँ। देखिएगा, सेल 20% घटी लेकिन खर्चे 20% नहीं घटे। 1495 करोड़ के खर्चे थे, खर्चे बढ़कर हो गए 1550, यानी कि आपने तकरीबन 4% खर्चा और बढ़ा दिया। सेल घट गई 20%, 4% खर्चा बढ़ गया। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? ऑपरेटिंग लीवरेज से, जैसे भी हमने पीछे कुछ और वीडियोस में भी आपके साथ जो रिजल्ट एनालिसिस किए थे वहाँ चर्चा की थी। तो 256 करोड़ की एम्प्लॉई का खर्चा था, वो 257 है। तो एम्प्लॉई का कुछ इंक्रीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा मतलब कॉस्ट भी कम नहीं हुई, तो फिक्स नेचर की रही। डेप्रीशिएशन 80 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ हो गया, और डेप्रीशिएशन फाइनेंस कॉस्ट जो थी मात्र 8 लाख थी, वो बढ़कर 24 लाख हो गई, तो ये तो नेग्लिजिबल है। और जो बाकी खर्चे हैं वो 318 करोड़ से बढ़कर 377 हो गए। तो खर्चों पे कोई कटौती नहीं कर पाई कंपनी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मटेरियल की कॉस्ट पे भी कंट्रोल नहीं कर पाई। देखिएगा, पिछली बार मटेरियल की कॉस्ट को अगर इन्वेंट्री से एडजस्ट कर दें तो वो
830 करोड़ के आसपास था, जो इस बार इन दोनों को जोड़ दे तो वो भी 820 के आसपास आ रहा है। तो 830 करोड़ का खर्चा था मटेरियल पर, अब 820 करोड़ का है। और सिमिलरली आपकी सेल 20% घट गई, तो आपको वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर बहुत ही ख़राब रिजल्ट जो है हम इसको मानेंगे पिछले साल के मुकाबले में, ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा कंफर्ट है। 435 करोड़ की सेल के सामने 435 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 466 करोड़ के प्रॉफिट है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट आ रही थी, मैं मीडिया रिपोर्ट की बात करता हूँ, जब पिछले महीने शेयर चल रहा था तो ये रिपोर्टिंग हो रही थी। मैं आपको बताता हूँ रिपोर्टिंग क्या हो रही थी कि भाई डीवीज लैब की सेल्स के जो बहुत ही बढ़िया ऑर्डर्स हैं, सेल्स में 80% से ज़्यादा की ऑर्डर बुक जो है यहाँ पर बढ़ी है इस बार, और इतनी अच्छी जो है सेल हुई है। जब रिजल्ट आएंगे तब आप देखना चमत्कार, वो चमत्कार आपको दिख गया। अभी चमत्कार मुझे लगता है कि शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होना रहता है, और वो चमत्कार आपको इस तरीके से नज़र आएगा। पिछले साल EPS थी सेम क्वार्टर में 33 रुपये, जो इस बार है 12 रुपये। आप बताइए कितनी सेल घटी है? 2/3 प्रॉफिट साफ, 2/3 यानी कि मोर देन 60% प्रॉफिट आपका साफ हो गया। अब अगर 60% से ज़्यादा प्रॉफिट आपका साफ हो जाए, बाजार भैया देखेगा आपको, हम क्या बताएं आपको। अब हमने तो ये बता दिया कि भाई 3000 से ऊपर जाएगा तो ऊपर खुल गया तो मंदी बनाएंगे, 3000 के नीचे चला गया तो जो मंदी बना रखी है उसको इतनी जल्दी तो कवर करेंगे नहीं, कवर करेंगे 2800-2900 के बीच में, और हो सकता है शेयर का भाव 2700 भी आ जाए। ठीक है, हालांकि 2700 के लिए होल्ड करना पड़ेगा। इंडेक्स का शेयर है तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता कि एक ही झटके में 10-15% टूट जाए। यहाँ पर 5-7% से मैं मना भी नहीं कर रहा। 5-7%, 8% भी ये टूट सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि 3100 का भाव है, 200 रुपये टूट जाएगा तो कितना होगा? 6% भी अगर टूटेगा तो 180 रुपये, तो 6-7% तक टूट सकता है शेयर। शेयर से डी रेटिंग का कैंडिडेट है। ऑपरेशनल फ्रंट पे पिछला क्वार्टर खराब, इस क्वार्टर में खराब, उससे पिछला क्वार्टर में कुछ नहीं परफॉर्मेंस आई। और वैल्यूशंस देखिएगा, कुछ महानुभाव है जो देखिएगा मीडिया में आके इसकी बहुत जो है सिफारिश करते हैं और इस शेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिएगा, मैं ना कुछ सिफारिश करता ना मैं इसको क्रिटिसाइज़ करता। मैं तो भैया मुझे जो सामने नज़र आ रहा है मैं वो बात आपके साथ कर रहा हूँ। मैं तो फंडामेंटल के हिसाब से बात करता हूँ। भाई फंडामेंटल के हिसाब से शेयर का भाव मुझे ज़्यादा लग रहा है, शेयर का भाव नीचे होना चाहिए। देखिएगा, जब ये शेयर्स मुझे फंडामेंटल वैल्यू पे सही लगेगा मैं इसकी तारीफ़ करता हुआ नजर आऊँगा। कंपनी तो कोई ख़राब है नहीं, बट वैल्यूशंस ख़राब है। कंपनी की पिछले 3 क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखिएगा डिटोरिएट हो रही है। तो अब उन सब एंगल से देखें, और कंपनी ने पूरे साल भर में क्या उखाड़ लिया ये भी देख लेते हैं। भाई कंपनी ने पूरी नेट वर्थ कंपनी की 10% ग्रो की है। अरे 10% की ग्रोथ वाला शेयर यार 40 के पी पर लेना कोई औचित्य है क्या? कोई रेलेवेंस है क्या? नहीं है भाई। भाई आप 10% और मान लो, मार्जिन ऑफ एरर मान लो 10%, आप 20 के पी पर ले लो, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 25 के पी पे ले लो, और ले लो यार 30 के पी पर ले लो। 70 रुपये की EPS है, 30 का पी लगाओगे 2100 रुपये बनते पूरे साल भर के। तो 70 रुपये की EPS में 70 से भी कम है। तो अभी क्योंकि 2-3 क्वार्टर हुए, चलो 1-2 क्वार्टर और देख लो। अगर 1-2 क्वार्टर ऐसी परफॉर्मेंस हो गई तो भाई 2100-2200 रुपये का भाव भी आते वक्त क्यों देर नहीं लगता। बाजार सबको अपनी जो है जगह पर पहुंचा देता है। चढ़ाता भी सर पे ज़्यादा है, उतारता भी सर से पटक के नीचे देता है। तो इस सर पे चढ़ाया भी बहुत गया हुआ शेयर है, ऐसा नहीं है। बट मेरा जो व्यू है भैया नेगेटिव था। जब मंदी हो रही थी तब भी मैं यही तेज़ी, हमने मंदी कर रखी थी और पोजीशन फंसी हुई थी, हम तब भी कह रहे यार हमने तो मंदी बनानी भाई और ऊपर। हम तो फंडामेंटल के हिसाब से व्यू रख रहे हैं। हो सकता है शेयर प्राइस कुछ भी रिफ्लेक्ट कर दे, सट हो रही है भाई 1-2 बार ऊपर नीचे कर दे, बट अल्टीमेटली पोजिशनल बेसिस पर हमें लग रहा भाई शेयर 2700-2800 रुपये आएगा। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई और भी नेगेटिव हो सकता है, मुझे इन शेयर्स के जो अभी अर्निंग्स है उसके हिसाब पे मुझे इस शेयर्स का भाव 2400 और 2500 रुपये से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं लगता आज की परिस्थिति में भी। ये मेरे अपने व्यू है भैया। कोई भी पोजीशन लो, अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेना। 82,000 करोड़ की कंपनी है ये। इसका प्रॉफिट बताऊँ पूरे साल भर का कितना है, उसी से पता चल जाएगा आपको। पूरे साल भर का प्रॉफिट है 1800 करोड़ रुपये। ठीक है जी, लेटेस्ट प्रॉफिट 1800, 2000 लगा लो यार, और 10% और बढ़ाए थे, चलो 10% की गलती हो गई अभी। 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी भाई 30 गुना ले लो, 60,000 करोड़ में ले लो, कंपनी कितने मिल रही है?
82,000 करोड़ में। तो 20 से 22,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप साफ हो सकती है, यानी कि तकरीबन 20 से 25%। तो वही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और ये कभी भी साफ हो सकती है। पर बाजार अगर बियर मार्केट होती ना, तो ये शेयर आपको जो मैं भाव बता रहा हूँ उससे भी 500 रुपये नीचे मिल जाता। बट अभी मार्केट बुल ट्रेंड में है। और देखिएगा, मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है शेयर्स की। कंपनी खुद करे ना करे, पर दूसरे लोग बहुत, जो फंड्स मैनेजर्स हैं वो काफ़ी अच्छा जो है इसको इसकी पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी ख़राब, और भाई भाव ख़राब है, इस पर रेट में बहुत महंगाई है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये शेयर्स अगर 2018 में देखें तो 2018 से जून 2018 में इसका भाव कहाँ था? 1,000 रुपये। अभी कितना है? 3,000, यानी कि 3 टाइम्स हो गया। और 2018 में इसका प्रॉफिट कितना था? 2018 में इसका प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर में 877। ये कितना हो गया? डबल से ज़्यादा हो गया। शेयर प्राइस कितना हो गया? 3 गुना हो गया। 2019 में शेयर का भाव कितना था? देखिए, 2019 में इस शेयर का भाव था तकरीबन 1,500 रुपये। अब ये हो गया 3,000। तो 2019 में इसका प्रॉफिट कितना था? 1,353। ये प्रॉफिट डबल हुआ? नहीं हुआ। शेयर का भाव डबल हो गया। तो बस वही हमारी कैलकुलेशन है भाई, इतनी मार्जिनल ऑफ एरर से उतना ही हम मान रहे हैं कि अगर प्रॉफिट डबल होता तो भाई 2,600 होना चाहिए था। 2,600 नहीं, 1,800, तो 2,600 में से 1,800 का डिफरेंस निकाल लो। तकरीबन 20 से 25% उतना ही हम डी ग्रोथ इस शेयर के प्राइस में एंटिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, शेयर होल्डर को क्या दे दिया भाई? शेयर होल्डर की नेट वर्थ है, ये रिजर्व सरप्लस बढ़ा है पूरे साल भर में 10%। ठीक है जी, 10% बढ़ा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा था पहले 15% था। उससे पहले कितना था? 20%। उससे पहले कितना था? 5-6%। तो भाई जब ग्रोथ गायब तो शेयर प्राइस भी तो गायब होएगा। तो ग्रोथ मिसिंग होएगी ना, तो शेयर प्राइस में भी उसका डेंट पड़ता है। तो मैं तो आपको एक फेयर वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम वैसे भी देखें 2018 से मार्केट कैप टू सेल्स, यार 10 गुना की मार्केट कैप टू सेल्स पर ही शेयर मिल रहा है। यानी कि जो मार्केट कैप है वो सेल्स के मुकाबले में 10 गुना है। यार बहुत सारे ऐसे शेयर्स मिल जाएंगे जिसके प्रॉफिट के 10 गुना पे कंपनी मिल रही है। प्रॉफिट के 10 गुना में या सेल के 10 गुना में। सेल में कोई आदमी सेल का 10 गुना शेयर कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है। ऐसी कंपनियां विद्यमान है इसी सेम सेक्टर में जहाँ पे प्रॉफिट का 10 गुना पे शेयर मिल रहा है। तो अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। बस मैं यही आपको चर्चा करूँगा। रिजल्ट काफ़ी ख़राब लगे मुझे, और जिस तरीके की बाजार को एंटिसिपेशन थी उतने अच्छे नहीं है। आप ये आइएगा मार्जिन के ऊपर बात करें। मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, पिछले 3 क्वार्टर के ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो। ठीक है जी, चलो 4 के देखो। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 38%, खराब हुए 5% और गिर गए 33। ये लो जी, फिर और 72 हो गए। कितने हो गए जी? अब 9% और गिर गया। अब क्या है? 1% की इंप्रूवमेंट है। तो कुल मिला के 38% का जहाँ प्रॉफिट मार्जिन आ रहा था साल भर पहले, वो आ रहा 25%। और पिछले साल तो 44% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। जब ये कंपनी 44% का 40% से ऊपर का नेट प्रॉफिट मार्जिन देती थी, तभी 40 से ऊपर के पी रेशो डिजर्व करती थी। हम भी मानते थे कि भाई ये डिजर्व करती है। लेकिन कंपनी के सामने प्रेशर्स आ रहे हैं। अब उन प्रेशर्स के बाद शेयर प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि शेयर बाजार में मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि किस तरीके से अर्निंग्स की वजह से शेयर प्राइस के अंदर उसका असर आपको शेयर के प्राइस में दिखना चाहिए। अब दिखता है नहीं दिखता, ये एजुकेशन आप देखेंगे कि भाई इस हफ्ते के बाद अगर हम इसको रिव्यू करने बैठे तो भाई क्या उसका असर हुआ है नहीं हुआ। तो आप इस बात को समझेंगे कि भाई प्रॉफिट पे किस तरीके से डेंट पड़ रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस पूरे साल भर के दौरान पहले क्वार्टर के मुकाबले में दूसरे क्वार्टर में और ख़राब, दूसरे से तीसरे में और ख़राब। इस क्वार्टर में ठीक है मॉडरेट रख लिया आपने, लेकिन ये क्वार्टर में जिस तरीके की मीडिया रिपोर्टिंग थी मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं क्या प्रॉफिट 50% तो ज़्यादा नहीं आ जाएगा। बट अब मेरे को तो उम्मीद थी, मैं तो भैया पोजीशंस लेके बैठा था, लेकिन फिर भी मैंने पोजीशंस काफ़ी लाइट कर ली थी। मैंने कहा रिजल्ट है, जो प्रॉफिट हाथ में आ रहा है ना उसको एक बार बांध लो, कल की कल देखेंगे। बट फिर भी अभी भी हमें लगता है कि अगर कोई भी बाउंस आएगा इसमें तो हम पोजिशनल बेसिस पर सेल करने का प्लान बनाएंगे। और कंपनी की जो EPS है अगर पूरे साल भर की भी देखें
तो 68 रुपीज़ 69 पैसा, 70 रुपये मान लो। तो 70 का शेयर अगर 40 के पी पे भी उठाओगे ना, 70 की EPS वाला 40 की पी भी, बहुत अच्छी प्रीमियम भी दे दोगे इस मार्जिन में, हालांकि वो बनती नहीं है, बट फिर भी अगर हम देखें तो 700 का 2800 रुपये का भाव बनता है। और अगर नॉर्मल वैल्यूशन पे बात करो तो 30 की पी मिलनी चाहिए। कमोडिटी कंपनी तो है, चूरन ही तो बना के बेच रही है, मतलब मेडिकल वाले जो दवाइयों में API लगता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चूरन बनाने वाली कंपनी तो है, और भाई ये जब चूरन बना रही है तो अब तो बहुत सारी कंपनी खुद भी चूरन बना रही है जो दवाइयाँ बना रही है। तो जो फॉर्मुलेशन वाली कंपनी है वो उनको खरीदती है। तो अभी मुझे बहुत महंगी वैल्यूशन लग रही है। हाल फिलहाल में 2100 रुपये का भाव जो है, मुझे लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन शेयर बाजार फेयर वैल्यू पर आएगा नहीं आएगा भाई, वो तब बाद की बात है। बट मुझे लगता है कि 2800 रुपये के आसपास ये शेयर कभी भी आ सकता है। डिस्क्लोजर बता रहा हूँ भैया, मेरी पोजीशंस है, आपको लग सकता है कि भाई इस वजह से, लेकिन रिजल्ट ख़राब है। और वैसे भी देखो, एक दूसरी वैल्यूशन बताता हूँ बहुत बढ़िया। देखो 22% की 10 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी थी, फिर 21 हो गई, फिर 22 हो गई, और इस साल तो यार 15% हो गई, रिटर्न ऑन इक्विटी गायब हो गई। इतना ख़राब परफॉर्मेंस है। अब स्टॉक का प्राइस का CAGR देखो, स्टॉक का प्राइस बढ़ा है 20% की रेट से हर साल दर साल, जबकि यार प्रॉफिट बढ़ा है 10% की रेट से। तो 8% की कंपाउंडिंग तो वैसे ही एक्स्ट्रा हो रखी है। तो वैसे भी अगर आप देखो वैल्यूशन पिछले 10 साल में, जो स्टॉक का प्राइस बढ़ा वो 20% की रेट, यानी कि पहले मान लीजिए आपका 100 रुपये था तो 100 से बढ़ के पहले साल में 120 हुआ, उसके अगले साल में 120 का 20% 144 हुआ। लेकिन जो प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ा है, 100 का 112 हुआ। ठीक है जी, 112 का आपने जो है 12% और बढ़ा लिया, तो वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 126 रुपये 40 पैसे। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट की ग्रोथ कम है, शेयर प्राइस की ग्रोथ ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी घट रही है। और इस पीरियड में तो देखिएगा प्रॉफिट में डी ग्रोथ हुई है 38%, जबकि शेयर प्राइस केवल 28% घटा है। तो हो सकता है भाई 10% और घट जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो एज ए डिस्क्लोजर भाई देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं है कि भाई कंपनी के बारे में ख़राब कह रहा हूँ, मैं खाली रिजल्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। और देखिएगा जब वैल्यूशन 2100-2200 रुपये होगी, मान लीजिएगा शेयर प्राइस मिला, मैं ही कहूँगा भाई अच्छा शेयर है, क्यों भाव है, और इसके 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ गए और फिर हमें सही रीजनेबल वैल्यूशन मिली, हम फिर कह देंगे भाई अच्छा है शेयर। तो हम तो देखिएगा जो भाव है, जो रिजल्ट है, उसके हिसाब से ही बात कर रहे हैं। मेरे लिए कोई कंपनी अच्छी है या बुरी है, देखिए फंडामेंटली कोई कंपनी में दिक्कत नहीं है, पर भाई बहुत महंगी वैल्यूशंस पे मिल रही है। और इसमें जो असर है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मीडिया मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है यार, बहुत सारे जो लोग हैं हमारे पास आए हैं, मतलब शेयर बाज़ार में जो डीमैट अकाउंट खुले हैं आफ्टर द कोविड, वो बेचारे जो है ना टीवी देख देख के, यूट्यूब देख देख के, मतलब ऐसे विशेषज्ञ लोग जो मतलब फंड भी मैनेज करते हैं, बड़ा फंड उनका इन्वेस्टेड है, वो इनोसेंट लोगों को ना बेतुके भाव पर ना शेयर्स को प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं। बेतुके भाव पर शेयर्स को खरीदने के लिए आतुर बना देते हैं लोगों को, और लोगों को लगता है अगर ये नहीं खरीदा ना तो यार मेरी शेयर बाजार में कोई वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। भाई वेल्थ क्रिएट होने के साथ वेल्थ डिस्ट्रॉय भी होती है अगर गलत भाव पे ले लेते तो। ये मेरी जो बात है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली है और व्यक्तिगत मत है। आप लोगों को लगता है यार सर जो है हमेशा मंदी की बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भाई बहुत तेज़ी की बात करता हूँ। आपको पता होगा कि मैं इसी सेक्टर के अंदर मार्क्सन फार्मा के अंदर बुलिश भी हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे तो भाव भगवान है, जहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, जहाँ पे हमें टर्न अराउंड स्टोरी लगेगी वहाँ बायर है, जहाँ में लगेगी कि भाई मैं प्रॉब्लम सारी है कंपनी में, कंपनी का प्रॉफिट साफ हो रहा है, कंपनी सेल मेंटेन नहीं कर पा रही, कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में ख़राब है और शेयर का भाव फिर भी ऊपर बना हुआ है, तो भाई वहाँ हम नकारात्मक व्यू भी रखेंगे। तो ये तो देखिएगा मेरा जो पर्पज़ है वो खाली एजुकेट कर देगा है कि भाई आप समझें वैल्यूशंस किस तरीके से, आप किसको कितनी वैल्यूशंस दें वो आपके ऊपर निर्भर है। बाजार क्या वैल्यूशंस दे रहा है, बाजार देखिएगा सारी वैल्यूशन देता है, बाजार में सब कुछ होता है। बाजार सर पे भी चढ़ा के रखता है और जब उतारता है ना तो बहुत बुरे तरीके से भी उतारता है, तो अगर परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो। और सीधी सी बात है, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ भी रहती हैं जो एफएनओ के शेयर्स हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है, उनको पता था कंपनी का रिजल्ट ख़राब हो रहा है, भाई एक बार माल उठा लो, जो मंदड़ी है उनको सबको फंसा दो, मार्जिन कॉल आ जाएगी, लोगों के अंदर पेशेंस होता नहीं है, वो अपनी मंदी काट लेंगे, जब वो पिल जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, भाई हम अपनी मंदी बना लेंगे, फिर लोगों को लगेगा थोड़े दिन शेयर का भाव ऊपर है, रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले शेयर को तोड़ देंगे जैसा अभी हुआ है, फिर लोग खरीदार बन जाएंगे, जब वो खरीदार बनेंगे फिर शेयर को ठोकेंगे, फिर उनकी मार्जिन कॉल आएगी। अब वो खरीदार हैं, पहले बिकवाल थे, तो जब बेच रहे थे
तब वो शेयर ऊपर चला गया, उनको लगा ये शेयर तो बहुत बढ़िया, हमने गलती से बेच दिया। अब उन्होंने खरीद लिया, अब उसको फिर दोबारा से तोड़ेंगे, फिर कहेंगे अरे ये तुमसे गलती होगी, तो शेयर इतना अच्छा था नहीं भैया, अब तू भैया यहाँ लॉस बुक कर, एक बार मंदी में लॉस बुक कर, एक बार प्रॉफिट में लॉस बुक कर। आप अपने व्यू बार बार बदलते रहोगे भैया, बार बार लॉस देते रहोगे या बार बार स्टॉप लॉस कटते रहेंगे। इसी कामना के साथ कि भाई आप ये गलती ना करें, जब भी कोई पोजीशंस ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, सोच विचार करके पोजीशन लें, अपनी कैपिटल के हिसाब से पोजीशंस लें, उस पोजीशन के साथ बने रहें। अगर कोई व्यू आपने बनाया है तो बाजार कभी कभी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका व्यू गलत हो गया था, तो भैया अपना स्टॉप लॉस काट लें और फिर जो है दोबारा से नए सिरों से शुरुआत करें। बस मैं यही कहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि बाजार आपको जो है भ्रमित करता है और एक इल्यूजन के स्टेट में आपको डाल देता है, आप समझ ही नहीं पाते कि यार ये हो क्या रहा है। तो मैं बस केवल यही मानता हूँ कि मैं फंडामेंटल के हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ। और मुझे अभी देखिएगा, अगर मान लीजिएगा हमने पोजीशन काटी भी है और अगर ये शेयर मान लो 3200 चला जाए, खुलते साथ 3300 चला जाए, तब भी भाई हम अपनी पोजीशन दोबारा से बनाएंगे और एग्रेसिवली बनाएंगे, और इस बात की परवाह किए बगैर कि उसमें ऊपर कितना जा रहा है। क्योंकि हमें फंडामेंटल के हिसाब से देखिएगा, मैं जो अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, देखो हर आदमी का ट्रेडिंग का एक व्यू है। मेरी ट्रेडिंग का क्या है कि भाई देखो मैं टेक्निकल से ज़्यादा, क्योंकि आजकल टेक्निकल की तो भाई साहब बत्ती बना के ना लोगों को सुंघा दी है इन्होंने। अगरबत्ती की बात कर रहा हूँ, तो बाजार ने ना आजकल टेक्निकल की अगरबत्ती बना के सुंघा दी है और उससे मग्नमुग्ध कर दिया है सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको, और वो सोचते हैं यार ये टेक्निकल चलते नहीं है। भाई बाजार ना साइकोलॉजी से भी चलता है, फंडामेंटल से भी चलता है, वो चीज़ें भी आप समझो, और सेंटीमेंट से भी चलता है। तो सेंटीमेंट कब बनाना है कब बिगाड़ना है वो बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उन सब चक्करों में जो है ना फंसें और समझदारी से काम करें। और बहुत बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर इस शेयर का क्या टारगेट है और क्या टारगेट है। कभी कभी मुझे लगता है, इसमें मैं भी शामिल हूँ खुद भी, कि भाई बड़े प्लेयर्स, हम तो शेयर के टारगेट की बात करते हैं, बट हमें लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद कभी कभी हमें ही टारगेट सोचते हुए बना रहे हैं। यानी कि हम ही टारगेट है, उनका निशाना हमारे ऊपर है और हम सोचते हैं कि शेयर प्राइस का टारगेट है। तो इस बात के ऊपर जो है एक बार ज़रूर विचार करिएगा। और हमें लगता है कि यार अच्छी वैल्यूएशंस आएंगे ना, पैसा संभाल के रखेंगे अभी भी, और अभी तो देखिएगा ट्रेड कर रहे हैं हम, लेकिन हमें लग रहा है कि 2-4 महीने में एक अच्छा निवेश का मौका मिलेगा जहां पर हम अच्छी फंडामेंटल साउंड कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखेंगे। फिर 1.5-2 साल 2.5 साल जो भी होगा एक इंतज़ार करके मुझे लगता है कि एक अच्छा पैसा बनेगा। और वैल्यूएशंस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और देखिए इस क्वार्टर में रिजल्ट आएगा है, पिछले 3 क्वार्टर से क्या परेशानी तो हो रहे हैं। ठीक है जी, 2-4-5 कंपनियों के 5% लगा लो यार, ज़्यादा 5% के भी नहीं आ रहे अच्छे रिजल्ट। 2% कंपनियां जिनके रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, बाकी 98% को तो बिल्कुल सत्यानाशी रिजल्ट आ रहे हैं। सत्यानाशी का मतलब वैल्यूएशंस के हिसाब से। आप ही सोच रहे हैं कि सर सत्यानाशी सब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, भाई वैल्यूएशंस के हिसाब से, शेयर प्राइस के हिसाब से मैं रिजल्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। आप जो सत्यानाशी वर्ड मैंने यूज़ किया उसकी बात कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।